नमस्कार दोस्तों, आरती सौरभ सहदेव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। इस कहानी का पहला भाग हम आपको सुना चुके हैं। तो अब हम आपको इसका दूसरा भाग सुनाते हैं कि कैसे बचेगी सूर्यांशी बगीरा के वार से, कैसे संभालेंगे मंत्री रणविजय इस समस्या को। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। तो आज की कहानी है हमारी नीलकंठ पुष्प की। जो मंत्री रणविजय सिंह जी थे वो अत्यंत चिंतित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें, कहाँ ढूंढें इस घने जंगल में राजकुमारी सूर्यांशी को। सूरज ढलता जा रहा था, अंधेरा छाने लगा था, पर सूर्यांशी कहाँ बैठी थी अभी तक पता नहीं चला था। सैनिकों को बगीरा ने मार दिया था। मंत्री रणविजय अपने सारथी रथ को जल्दी से पूर्व की ओर ले चलो, विलंब न करो। सारथी आज्ञा पाकर पूर्व की ओर रथ को ले जाता है। मंत्री रणविजय सिंह जंगल में आवाज लगाते हुए, राजकुमारी सूर्यांशी कहाँ हो आप? राजकुमारी सूर्यांशी, आप हमारी आवाज सुन रही हो? अगर सुन रही हो तो हमारे रथ की दिशा में चली आओ। ये अकेले में विचरण करने का समय नहीं है राजकुमारी। अंधेरा होता जा रहा है। शीघ्र जंगल से निकलकर हमारे रथ की ओर आइए। सूर्यांशी मंत्री रणविजय की आवाज सुन लेती है, लेकिन वो आंखें बंद करके चैन से विश्राम कर रही थी। अपने अंतर्मन में सोचते हुए, ये पिताश्री भी न चैन से 2 पल हमें कहीं घूमने नहीं देते। सूर्यास्त ही तो हुआ है, रात्रि होने में अभी भी समय शेष है। पर फिर भी मंत्री जी और सैनिकों को भेज दिया हमें लाने के लिए। तभी सूर्यांशी को किसी खूंखार जानवर की दहाड़ की आवाज सुनाई देती है। ये कोई और नहीं, बगीरा ही था। सूर्यांशी आंखें खोलकर देखती है तो उसके सामने बगीरा खड़ा था। बगीरा सूर्यांशी से, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? राजकुमारी, आज लूंगा मैं महाराज विक्रम सिंह से बदला। सूर्यांशी जवाब देते हुए, असंभव, तुम बोल सकते हो, पर कैसे? क्या जो मैं कहानियों में सुनती थी, बचपन में इच्छाधारी नाग, नेवला, बाज, उनकी तरह कहीं तुम भी? बगीरा सूर्यांशी से, हाँ मैं बोल सकता हूँ। बरसों पहले ऋषिवर ने मुझे जिंदा करके मुझे असीम शक्तियाँ दी थीं। इच्छाधारी नाग क्या होता, मुझे इस बारे में कोई नहीं पता। तभी एक सैनिक राजकुमारी के पास आता है। राजकुमारी में, जल्दी महल की ओर चलिए, वो बगीरा का आतंक शुरू हो गया है। जंगल में हमारे बहुत से सैनिकों की जान ले ली। सैनिक बगीरा की दहाड़ सुनता है तो घबरा जाता है। उसके पैर कांपने लगते हैं। राजकुमारी से कहते हुए, मुझे बचाइए राजकुमारी, ये मुझे मार देगा। बगीरा जोर से रोर करते हुए, चुप, बिल्कुल तुम दोनों। सूर्यांशी बगीरा को तमाचा मारते हुए, बीच में न बोल,
हम अपने सैनिक से बात कर रहे हैं। तुम्हें बोलने का मौका दिया जाएगा। तब तक चुपचाप शांत रहो, वरना एक और रख दूंगी। हाँ सैनिक, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। बगीरा फिर से दहाड़ते हुए आवाज निकालता है। सूर्यांशी एक और थप्पड़ बगीरा को लगाते हुए बोला, न बीच में ना बोल, बोलने का मौका दिया जाएगा। अगली बार बीच में बोला तो दोनों कान खींच के पेड़ से उल्टा लटका दूंगी। सूर्यांशी सैनिक से, आप जाइए मंत्री और पिताश्री से कहें हमें ढूंढे नहीं, हम ठीक हैं। सैनिक वहां से चला जाता है और मंत्री रणविजय को जाकर सारी कहानी सुना देता है। मंत्री रणविजय महल की ओर वापस लौट जाते हैं। सूर्यांशी बघीरा से, हाँ तो अब बता तेरी दुख भरी कहानी, मैं सुनने को तैयार हूँ। बघीरा सूर्यांशी से, आपके पिताश्री ने वर्षों पहले मेरे प्राण लिए थे। उसी दिन से मैंने सोच लिया कि सोनपुर के लोगों से और महाराज विक्रम से बदला लूंगा। लेकिन महाराज ने ज्योतिष को बुलाकर मुझे गुफा में कैद करवा दिया। मुझे कोई नहीं मार सकता। मेरी मृत्यु का राज सिर्फ रहस्य है। सूर्यांशी हंसते हुए, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तेरे प्राण लेने से महाराज को क्या मिलेगा। उन्होंने तुम्हारे प्राण नहीं लिए थे, वो तो तुम आगे आ गए थे रथ के। महाराज से रथ नियंत्रित नहीं हुआ और तुम्हारे प्राण चले गए। तो बघीरा सूर्यांशी से कहता है, तो किसने लिए मेरे प्राण, तुम बताओ। मुझे इंसाफ चाहिए, वरना मैं पूरे सोनपुर को खत्म कर दूंगा, सबको मार डालूंगा और तुम्हें भी। सूर्यांशी हंसते हुए, जरा पास आना, तेरे कान में कुछ कहना है। मैं नहीं आऊंगा, तू मेरे कान खींचेगी, पता है मुझको। सूर्यांशी कुछ सोचते हुए, वहीं खड़ा रहेगा, दूर तो ज्यादा मारूंगी, अगर पास आया तो कुछ न करूंगी। बघीरा जवाब देते हुए, हाँ ठीक है, चीटिंग मत करना। हम्म, आप बुला के थप्पड़ मार दे कहीं। बघीरा सूर्यांशी के पास जाते हुए, आप बोलो क्या कहना है। सूर्यांशी जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हें पता है तुम पागल नहीं हो। मुझे नहीं पता, वैसे पागल क्या होता है। कोई खाने पीने की चीज होती है क्या। सूर्यांशी बघीरा से, नहीं, पागल का मतलब होता है बहुत खूबसूरत होना। जिसकी मुस्कान, जिसकी चाल ढाल अच्छी हो, उसे पागल कहते हैं बुद्धू। तो बघीरा राजकुमारी से कहता है, अच्छा राजकुमारी, तो आपको मेरी चाल ढाल और खूबसूरती इतनी पसंद आई कि आपने मुझे इतना सम्मान देकर पागल बुलाया। हाँ राजकुमारी, मैं हूँ पागल। राजकुमारी सूर्यांशी, ठीक है, तुम पागल हो आज से, लेकिन ये बात किसी को मत कहना, वरना सब लोग तुम पर हंसेंगे कि ये पागल है, तो हम क्यों नहीं हैं। बघीरा सूर्यांशी से, पर राजकुमारी एक बात बोलो, क्यूट और हैंडसम तो मैं बचपन से ही हूँ, पर किसी ने आज तक मेरी तारीफ नहीं की जैसी कि आपने की है। सूर्यांशी जवाब देते हुए, रात काफी हो गई है बघीरा,
और मुझे बहुत भूख भी लगी है, ऊपर से सर्दी भी लगी है। तुम्हारी गुफा कहाँ है? मुझे वहाँ ले चलो। बगीरा सूर्यांशी को अपनी गुफा के अंदर ले जाता है, जिसमें बहुत सारी मशाल जल रही थी और पत्तों से सज्जित बिछौना था। सूर्यांशी बगीरा से, बहुत भूख लगी है पागल, जल्दी से कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। बगीरा गुफा से बाहर सूर्यांशी के लिए फल तोड़ने चला जाता है। इधर महाराज विक्रम सिंह का उपचार चल रहा था। उनकी मूर्छा टूटी नहीं थी। महारानी मीनाक्षी गहरे दुख की स्मृतियों में डूब गई थी। बाल बिखरे हुए, वस्त्र सिकुड़े हुए, फिर महाराज विक्रम सिंह को एकटक देख रही थी। मंत्री रणविजय सिंह सूचना देने आते हैं कि राजकुमारी सुरक्षित है, लेकिन परिस्थिति को देखते हुए वे मौन हो जाते हैं। मंत्री रणविजय सिंह राजवैद्य से, वैद्य जी क्या हुआ? महाराज को कुछ बोलिए, आप खामोश क्यों हैं? राजवैद्य जवाब देते हुए, मंत्री जी, हमने सारी औषधि दे दी है, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर कल सूरज उगने तक महाराज ने अपनी आंखें न खोली तो फिर हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मंत्री रणविजय सिंह, ये आप क्या कह रहे हैं वैद्य जी? आपको स्मरण है इसका क्या परिणाम हो सकता है? राजवैद्य जी जवाब देते हैं, मंत्री जी, हमारी तरफ से हमने सारी कोशिश कर ली है। आप हम पर व्यर्थ ही क्रोध हो रहे हैं। मंत्री रणविजय सिंह निराश मन से, क्षमा वैद्य जी, जो आवेश में आकर हमने आपसे कुछ अनुचित कहा, लेकिन महाराज के प्राण बचाने का कोई तरीका तो होगा। राजवैद्य रणविजय सिंह से, अब सिर्फ एकमात्र उपाय है जिसे महाराज के प्राण पर आए संकट को दूर करने की शक्ति है। मंत्री रणविजय जी जवाब देते हुए, शीघ्र बताइए, क्या है वो तरीका? हम महाराज के प्राणों की सुरक्षा के लिए कुछ भी करेंगे। राजवैद्य जी जवाब देते हुए, सोनपुर के जंगल से दूर एक पहाड़ है जिसका नाम नीलाक्ष है। उस पहाड़ पर एक पुष्प खिलता है, नीलकंठ। अगर उसको ला सकते हो तो ही महाराज के प्राण बच सकते हैं, लेकिन उस तक पहुंचना बहुत कठिन है। मार्ग में अनेक कठिनाइयां जिनको पार करना आसान नहीं है। मंत्री रणविजय जी वैद्य जी से कहते हैं, मैं लेकर आऊंगा वो नीलकंठ पुष्प। आप तब तक महाराज को औषधि देकर उनके स्वास्थ्य को संतुलित करने की कोशिश कीजिए। महारानी मीनाक्षी मंत्री जी से, मंत्रीवर, हमारी पुत्री का पता नहीं चला, कहाँ है वो? और एक विपत्ति आन पड़ी। महाराज के प्राणों पर इतना भयानक संकट, क्या करूं मैं? आप ही बताइए। मेरे आर्य और मेरी पुत्री पर इतना संकट क्यों? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मंत्री रणविजय सांत्वना देते हुए, महारानी जी, आप व्यर्थ ही चिंता कर रही हैं। आपकी पुत्री बिल्कुल सुरक्षित है। मैंने एक सैनिक भेजा था तो उसने राजकुमारी सूर्यांशी को देखा था और राजकुमारी सूर्यांशी ने ही उस सैनिक से कहा कि उनकी चिंता न करें, वो बिल्कुल ठीक हैं। प्रातःकाल वो लौट आएंगी वन से। महारानी मीनाक्षी जवाब देते हुए, पर मेरी पुत्री
इतने घने वन में कहाँ रुकेगी? उनको भूख लगेगी तो क्या खाएगी वो? और उस जंगल में तो बगीरा रहता है। मैं हाथ पर हाथ धरकर चैन से नहीं बैठ सकती। महारानी सैनिकों को आदेश देते हुए हमारे वन जाने के लिए रथ तैयार किया जाए। मैं अभी जाकर हमारी पुत्री को ढूंढकर वापस लाऊंगी। मंत्री रणविजय सिंह जवाब देते हैं, महारानी सा, हालत बहुत नाजुक है। आप जज्बाती मत बनिए। इस समय महाराज को आपको अधिक आवश्यकता है। आप उनकी चिंता कीजिए। हम सभी जंगल में जाकर सूर्यांशी को ढूंढकर महल की ओर भेज देंगे और हम नीलाक्ष पर्वत पर जाकर नीलकंठ पुष्प लेकर ही लौटेंगे। अब आप हमें प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए। सूर्योदय से पहले हमें वापस लौटना है। महारानी नीलाक्षी मंत्री जी को जाने की आज्ञा देते हुए कहती हैं, ठीक है मंत्री जी, आप शीघ्र जाइए और हमारी पुत्री को जंगल से ढूंढकर हमारे पास भेज दीजिए। मंत्री रणविजय सिंह जी रथ पर सवार होकर सोनपुर के जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। सूर्यांशी भूख से अपना पेट पकड़ रही थी, इधर-उधर गुफा में घूम रही थी। बघीरा अभी तक वापस लौटा नहीं था। सूर्यांशी चिंतन करते हुए, ये बघीरा न मुझे भूखा ही मारेगा। इतनी देर हो गई है वापस नहीं आया। बेवकूफ का बच्चा कहीं का। तभी एक सुंदर युवक हंसमुख चेहरा और भील पत्रों से बनी पोशाक पहने हुए गुफा में प्रवेश करता है। उसके हाथ में बहुत सारे फल थे। सूर्यांशी आश्चर्य से, तुम कौन हो और ये फल किसके लिए लाए हो? मैंने तो बघीरा को भेजा था। युवक जवाब देते हुए, राजकुमारी, मैं ही बघीरा हूँ। मैं ही आपका पागल हूँ। सूर्यांशी हंसते हुए, ये क्या मजाक है युवक? तुम्हें पता नहीं हमसे झूठ बोलने की सजा क्या हो सकती है? हम राजकुमारी हैं सोनपुर की, जेल में डलवा दूंगी तुम्हें। युवक वापस से भेड़िया में बदलते हुए जोर से शोर करने की कोशिश करता है। सूर्यांशी उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारते हुए, पहली बात तो इतनी प्रतीक्षा क्यों करवाई मेरे से? दूसरी बात ये, बार बार किल्ली करने की क्या जरूरत है? बघीरा जवाब देते हुए, मुझे क्यों तोड़ा? मैं तो बस विश्वास दिलाने के लिए ये प्रदर्शन कर रहा था। बात बात पे थप्पड़ मारती हो, चुड़ैल कहीं की। सूर्यवंशी जवाब देते हुए, चुड़ैल होगी तेरी अम्मा। राजकुमारी हूँ मैं, राजकुमारी। लोग मेरी झलक पाने के लिए लाइन में लगे रहते हैं। खैर, मैं भी किसे समझा रही हूँ, तू इंसान थोड़ी है। तू तो ड्रामेबाज भेड़िया है। इंसान से याद आया, तूने ये इंसानी रूप कैसे ले लिया? क्या तू कोई भी रूप ले सकता है क्या? बगीरा जवाब देते हुए, नहीं, मैं सिर्फ इंसान से भेड़िया और भेड़िया से इंसान बन सकता हूँ। ये फल से भरी टोकरी ले लो और कुछ खा लो राजकुमारी। राजकुमारी सूर्यांशी फल की टोकरी लेकर फल खाने लग जाती है। कुछ देर बाद पेट भरकर खा लेने के बाद सूर्यांशी भील पत्रों के बिछौने पर लेट जाती है।
बघीरा भी फिर से युवक का रूप लेकर पास में ही जमीन पर लेट जाता है। सूर्यांशी कुछ सोचने के बाद, बघीरा, तू और क्या क्या कर सकता है? मुझे तेरे बारे में जानने की बहुत इच्छा है। कैसे ये शक्तियां आई तेरे पास? तुझे हमारा अतीत जानना है। बघीरा जवाब देते हुए, राजकुमारी, बहुत लंबी कहानी है, कभी फुर्सत में बताऊंगा, अभी आप सो जाइए। सूर्यांशी बघीरा से, ठीक है, लेकिन तुमने हमारी प्रजा को इतनी क्षति क्यों पहुंचाई? हमारे इतने सैनिकों को क्यों मार दिया? बघीरा जवाब देते हुए, वो भेड़िया रूप है, उसमें मेरी बहुत सारी काली शक्तियां मेरे शरीर पर हावी हैं। वो मेरे बस में नहीं होता। मेरी भूख बढ़ती ही जाती है, इसलिए मैं शिकार पर निकल जाता हूँ। सूर्यांशी हंसते हुए, अगर तेरे भेड़िए रूप में काली शक्ति ज्यादा हवाई हो गई और मेरे ऊपर वार कर दिया तो? बघीरा जवाब देते हुए, राजकुमारी, आपका चेहरा मेरी आंखों में कैद है और आपका व्यवहार इतना सहज और प्यारा है, मैं कभी आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। मंत्री रणविजय जंगल में सूर्यांशी को ढूंढते हुए गुफा तक पहुंच जाते हैं। उनको अंदेशा था कि राजकुमारी संभवतः इसी गुफा के अंदर होगी। मंत्री जी सैनिकों को बाहर रुकने का आदेश देकर गुफा के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर देखते हैं तो राजकुमारी सूर्यांशी भील पत्रों पर विश्राम कर रही थी। उनसे कुछ दूर एक कोने में बघीरा सो रहा था। मंत्री रणविजय सिंह सर झुकाते हुए, राजकुमारी की जय हो। राजकुमारी, आपके पिताश्री की तबीयत बहुत नाजुक है, उनके प्राणों पर गंभीर विपदा आन पड़ी है। सूर्यांशी झट से खड़ी होकर प्रति उत्तर देते हुए, क्या हुआ हमारे पिताजी को? जल्दी बताइए, और कैसे ठीक होंगे वो? मैं पिताश्री के प्राण बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। मंत्री रणविजय सिंह जवाब देते हुए, उनके प्राण बचाने का एक ही उपाय है। इस जंगल में कुछ दूरी पर ही नीलाक्ष नाम का पहाड़ है। उस पर एक फूल खिलता है, नीलकंठ। उसको लाना होगा, वो भी सूर्योदय से पहले। लेकिन सूर्यांशी जवाब देते हुए, लेकिन क्या मंत्री जी, आप स्पष्ट कहिए, जो भी है, हम हर बाधा को पार करेंगे, लेकिन पिताश्री के प्राणों को कुछ न होने देंगे। मंत्री रणविजय सिंह निराश मन से, वो राजकुमारी, राजवैद्य ने बताया कि नीलाक्ष पहाड़ पर पहुंच भी गए तो वहां से वापस लौट आना संभव नहीं है। उसके प्राण जा सकते हैं, क्योंकि उस पहाड़ पर एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस नीलमणि रहता है, और उसको कैसे मार सकते हैं, इसका रहस्य किसी को नहीं पता। राजकुमारी सूर्यांशी मंत्री जी से, हम समझ चुके हैं रणविजय जी, हमें क्या करना है? अब आप अभी महल की ओर लौट जाइए। मैं लाऊंगी वो नीलकंठ पुष्प, मैं सामना करूंगी उस नीलमणि का। मंत्री जी रणविजय जवाब देते हुए, आपको हम कैसे जाने दे सकते हैं अकेले? राजकुमारी, आप हमारे प्राणों पर संकट पैदा कर रही हैं। महारानी का क्रोध हमसे सहन नहीं होगा।
हम भी आपके साथ चलेंगे। राजकुमारी सूर्यासी, मंत्री जी, हमने कहा आप महल की ओर लौटिए, हमें विवश मत कीजिए। आप पर कोई न्यायिक कार्रवाई करने के लिए जितना कहा उतना करिए। मंत्री रणविजय सिंह आज्ञा लेकर सैनिकों के साथ वापस महल की ओर लौट जाता है। कैसे लड़ेगी सूर्यासी नीलमणि राक्षस से? क्या बघीरा सूर्यासी की मदद करेगा? ये जानने के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।